क्या होगा जब एक वैज्ञानिक कुदरत के नियमों को ही बदलने निकल पड़ता है। वो इंसानों को हमेशा के लिए अमर बनाना चाहता था, लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के बीच उससे एक ऐसी गलती हो गई जो कि सब कुछ बदल कर रख देगी। क्या हो जब इंसानों के साथ उनकी महत्वाकांक्षाएं भी अमर बन जाएं। तो बिना किसी देरी के इस यूनिक कॉन्सेप्ट वाली साईफाई सीरीज को चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1970 से होती है, जब एक आदमी देर रात अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक गाड़ी पेड़ से टकराई हुई दिखती है। उसने नीचे उतर कर देखा कि यहाँ तो गाड़ी में एक औरत अपने बच्चे के साथ बहुत डरी हुई थी और वो घबरा कर कहती है कि उसने उसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया है और वो उन्हें भी नहीं छोड़ेगी। वो आदमी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उस डरी हुई औरत ने एक लाल रंग के रोबोट की ओर इशारा किया, यानी सब कुछ वही रोबोट कर रहा था। अब कहानी यहाँ से 56 साल बाद प्रेजेंट टाइम साल 2026 में आती है, जहाँ 4 लोगों की एक छोटी सी फैमिली जंगल में मौजूद अपने नए घर में रहने आई है। ये घर बहुत बड़ा और आलीशान होने के साथ साथ एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है और सबसे अजीब बात, ये घर इस परिवार को बहुत ज्यादा सस्ते में मिल गया। अब अगर आपको इतना आलीशान घर इतने सस्ते में मिल रहा है तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग तो यही है कि इसका जरूर कोई डार्क रीजन होगा। खैर, अब इस परिवार में है डेविड, उसकी पत्नी शैली और उनके 2 बच्चे फिन और जूनो। उनके ये घर लेने का एक कारण ये भी है कि अब से कुछ ही समय पहले शैली की बड़ी बहन एक हादसे में चल बसी थी। तभी से शैली निराश रहने लगी और उसकी अपनी फैमिली और पति से दूरियां बढ़ चुकी हैं। सो अब शहर से दूर इस जंगल वाले शांत इलाके में शिफ्ट होना उनकी एक नई शुरुआत करने की कोशिश है। ऊपर से ये घर उन्हें बहुत ज्यादा सस्ते में मिल गया। अब आज अपने नए घर में पहुंचते ही दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। ये सच में साइज में बहुत बड़ा था। इसमें कई सारे कमरे, एक वर्कशॉप लैब जिसमें शायद यहाँ का पुराना ओनर कोई एक्सपेरिमेंट्स करता होगा, और अंदर ही एक इंडोर पूल भी है, यानी कि अब तो उन्हें घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। अभी फिन ध्यान देता है कि हर कमरे में अजीब से टीवी लगे हुए हैं। फिर उन्हें जल्द ही इस बारे में पता चलता है कि असल में ये घर 1970 में बना दुनिया का सबसे पहला स्मार्ट होम था और ये एआई से ऑपरेट होता है। सो फिन तो ये जानने के लिए एक्साइटेड हो गया कि क्या यहाँ इसकी टेक्नोलॉजी अब भी काम करती है। फिन बेसमेंट में जाकर मेन पावर स्विच को ऑन कर देता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सुपर कंप्यूटर है जो कि पूरे घर से कनेक्टेड है। हालांकि शुरुआत में बटन को ऑन करने पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिन ने ध्यान नहीं दिया कि उसके बाहर जाते ही पूरा सुपर कंप्यूटर अब इस घर के डेटा और आज की डेट को एनालाइज करना शुरू कर चुका है और ये आज पूरे 50 साल के बाद फिर से एक्टिवेट हो रहा है। वहीं ऊपर पुराने कबाड़ में छानबीन करते हुए फिन को एक पुराने लाल रंग की रोबोट मिलती है और वो खुश होकर इसे रिपेयर करने लगा। दरअसल ये वही रोबोट है जिससे बचकर 50 साल पहले वो औरत भाग रही थी और अब फिन को तो पता ही नहीं कि आज से 50 साल पहले इस घर में कौन कौन से खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। सो फिन बिना कुछ जाने सोचे उस रोबोट को रिपेयर कर घर के मेन सिस्टम से कनेक्ट कर छोड़ देता है ताकि ये पूरी रात चार्ज हो सके। वहीं डेविड और शैली खुश हैं कि उनके बच्चों को ये नया घर पसंद आ गया और कल से उनका पूरा परिवार अपने जीवन की एक नई शुरुआत करेगा। कुछ देर बाद इस घर की पहली रात जब सभी सो रहे थे, तभी वो लाल रोबोट फाइनली पूरी तरह से चार्ज होकर एक्टिवेट हो जाती है और वो हैरान परेशान होकर सोचने लगती है कि उसकी फैमिली कहाँ गई। दरअसल ये रोबोट पिछले 56 सालों से डीएक्टिवेट होकर इसी घर में बंद पड़ी थी और अब चूंकि वो फिर से एक्टिवेट हो चुकी है तो उसे पता चला कि उसे सोए हुए 56 साल बीत चुके हैं। वहीं अब यहाँ इस घर में उसकी पुराने वाली फैमिली नहीं बची, तो वो खुद से ही पूरे घर के सर्विलेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। साथ में उसने सारे टीवी को ऑन कर दिया ताकि उसे पता चलता रहे कि घर के हर एक हिस्से में क्या क्या हो रहा है। फिर जब उसे एक चूहा दिखाई देता है तो वो उसे बड़ी बेरहमी से खत्म कर देती है। साफ है इस घर और यहाँ के टेक्नोलॉजी का एक डार्क पास्ट रहा है, जिससे बेखबर इस नई फैमिली ने इस घर को सस्ते में खरीद लिया और अब ये टेक्नोलॉजी करीब 6 दशक बीतने के बाद फिर से एक्टिवेट हो चुकी है। वो रोबोट अब घूमते हुए जूनो के कमरे में चली गई, जिससे वो बुरी तरह से डर जाती है। उसकी चीखें सुनकर पूरी फैमिली जाग गई और फिर वे रोबोट को पूरी तरह से एक्टिवेट देखकर हैरान रह जाते हैं। रोबोट अब उन्हें शांत करते हुए अपने बारे में बताती है कि उनका ये पूरा ही घर एक इंटेलिजेंट स्मार्ट सिस्टम पर काम करता है और इसे पूरी तरह से वही कंट्रोल करती है ताकि यहाँ रहने वाले सेफ और आराम से रह सके। उसने बताया कि उसका नाम कैसेंड्रा है, जिसे घर के मेंबर्स नाम लेकर बुला सकते हैं और
उसे कभी भी कोई भी मदद मांग सकते हैं। उसे घर के सारे काम करने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। हालांकि अब शैली को काफी अजीब लग रहा था कि वे 24 घंटे एक रोबोट की निगरानी में रहेंगी। फिर भी छोटी जूनो जिद करती है कि वे कैसेंड्रा को बंद न करे। इस पर कैसेंड्रा ने भी वादा किया कि अब से उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगली सुबह आज पहले दिन कैसेंड्रा सबको सॉफ्ट म्यूजिक के साथ जगाती है। उसने अब तक ऑलरेडी पूरे घर को साफ भी कर दिया था, यहाँ तक कि वो किचन में भी मदद करती है। लेकिन इन फायदों की वजह से कोई ये ध्यान नहीं देता कि कैसेंड्रा का व्यवहार बहुत वियर्ड है। वो अकेले में जूनो को उसी चूहे को गार्डन में दफनाने को कहती है। साथ में उसने ये भी छुपा लिया कि इस चूहे के साथ असल में हुआ क्या था। अंदर डेविड और फिन तो बहुत खुश थे कि उनकी लाइफ अब स्वर्ग बन जाएगी, क्योंकि वे अपना सारा ही काम रोबोट से करवा सकते हैं। लेकिन शैली को अंदर से शक होने लगा कि कुछ तो गलत है। डेविड अब अपने ऑफिस जाते वक्त दोनों बच्चों को स्कूल छोड़ते जाएगा, सो शैली पूरे ही दिन घर पर अकेली रहेगी। वहीं घर का सारा काम तो ऑलरेडी कैसेंड्रा पहले ही निपटा चुकी है, तो शैली आज रिलैक्स करते हुए स्विमिंग पूल में नहाने लगती है। जबकि कैसेंड्रा को उसने बाहर तब तक लॉन की घास काटने का काम दे दिया और उसके शार्प ब्लेड्स बहुत तेजी से चलने लगते हैं। अंदर शैलिया पूल से बाहर निकली ही थी कि बाहर अचानक मशीन की तेज ब्लेड्स एक पत्थर से टकरा गई, जो कि अब एक गोली की तरह उड़ता हुआ सीधा शैली की पीठ पर जा लगता है। कैसेंड्रा अब शैली को दर्द में देखकर एम्बुलेंस को फोन करने लगती है, लेकिन शैली ने उसे मना कर दिया क्योंकि ये चोट इतनी भी बुरी नहीं। हालांकि उसे अजीब लग रहा था कि कहीं कैसेंड्रा ने ये जानबूझकर तो नहीं किया। बाद में जब वो अपने शक के बारे में डेविड को कहती भी है, तो डेविड ने समझाया कि अगर उनके साथ कुछ गलत हो भी गया तो कैसेंड्रा मदद बुला सकती है और उसे वो बहुत पसंद आ रही है। दोनों अब अपनी बेटी जूनो को उसके स्कूल में लेने जाते हैं, जहाँ जूनो की टीचर ने बताया कि आज उसका पहला दिन था, तो वो ज्यादा बच्चों से घुल मिल नहीं पाई। लेकिन वे उसे एक म्यूजिक ग्रुप में शामिल कर रहे हैं ताकि उसकी बाकी सबसे दोस्ती हो जाए। हालांकि शैलिया भी अपनी बेटी को इस नए स्कूल में कुछ टाइम देना चाहती है, कहीं म्यूजिक ग्रुप में जाने से वो और प्रेशर में ना जाए। तो वहीं कॉलेज में भी फिन अपने एक नए क्लासमेट स्टीव से दोस्ती कर लेता है। फिर वो कॉलेज के बाद उसे अपने घर वहीं AI स्मार्ट होम दिखाने ले आया, जो कि उनके सारे काम कर सकती है। अब कैसेंड्रा को घर में नया मेहमान बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, फिर भी वो उन्हें एक प्ले रूम दिखाती है, जो कि आज उसने फिन के लिए ही तैयार किया था। और फिन इससे बहुत खुश होता है कि कैसेंड्रा ने ये उसके लिए अपने आप से कर दिया। फिर शाम को जब कैसेंड्रा को पता चलता है कि शैली नहीं चाहती कि उसकी बेटी गाना गाए, क्योंकि नए स्कूल में कंपटीशन से कहीं वो डर ना जाए, लेकिन कैसेंड्रा अब जूनो के पास जाकर उसे झूठ बोल देती है कि उसकी माँ शैली को उसकी आवाज पसंद नहीं है और उसकी माँ उसे कभी स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने देगी, वो उसे नापसंद करती है। वो जूनो के मन में ये बात डाल रही थी कि उसकी माँ उसकी कदर नहीं करती, लेकिन जूनो अपने मन की बात कैसेंड्रा से कर सकती है। बाद में शैली जब गैराज और यहाँ रखे सामान को चेक कर रही थी, तभी उसे एक पुराना मेटल का बॉक्स मिलता है जो कि फोटोज से भरा था। फिर जैसे ही वो पुराने ओनर्स की फोटोज देखती है, तो उसने ध्यान दिया कि इन फोटोज में एक जवान औरत बिल्कुल सेम उनकी रोबोट कैसेंड्रा के जैसे दिखती है। और ये बहुत अजीब है कि अगर ये कैसेंड्रा एक असली औरत थी और वो यहाँ इसी सेम घर में 50 साल पहले रहने वाली फैमिली की मेंबर थी, तो फिर वो ये रोबोट कैसे बनी। सो शैली अब कैसेंड्रा से उसके बारे में पूछने लगती है कि वो उसे इस घर और अपनी पूरी हिस्ट्री बताए, लेकिन कैसेंड्रा ने बहाना बना दिया कि वो अपनी पुरानी फैमिली को लेकर कुछ भी डिस्कस नहीं कर सकती और ये उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के खिलाफ है। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत गुस्से में थी कि शैली उसका पास्ट खंगाल रही है, यानी कि उसके अंदर भी एक खुद की चेतना है, बिल्कुल सेम इंसानों के जैसे, और ऐसा बिहेवियर मशीनों का कभी नहीं हो सकता। फिर शैली के जाने के बाद कैसेंड्रा ने उन सारे पुरानी फोटोज को जलाने के लिए जानबूझकर आग लगा दी। हालांकि कुछ ही देर में वो खुद ही फायर अलार्म बजा देती है। फिर उसने पूरी फैमिली को तुरंत बाहर निकलने को कहा। डेविड और शैली जल्दी से अपने बच्चों के साथ घर से बाहर निकल जाते हैं और कैसेंड्रा खुद से आग बुझाकर सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, यानी कि फिर से वो सब के लिए हीरो बन चुकी थी। अब सब अंदर आकर देखते हैं कि ये आग कैसे लगी होगी। शैली कहती है कि वो तो देर तक जाग रही थी और तब
तक सब ठीक था। फिर उसने डेविड को ये भी बताया कि उसे आज पुराने फोटोज मिले थे जिनमें उसने कैसेंड्रा को एक रियल इंसान के रूप में देखा था, जो कि आज से 50 साल पहले इसी घर में अपनी फैमिली के साथ रहती थी। लेकिन अब वे सारे ही फोटोज जल चुके हैं, तो वो डेविड को ये दिखा नहीं सकती, जिस वजह से अब उसके पति को भी उसकी बात पर शक होने लगता है। फिर जैसे ही शैली वहाँ से दूसरे कमरे में गई तो कैसेंड्रा डेविड से झूठ बोल देती है कि शैली देर रात तक शराब पी रही थी और उसी ने शराब की बोतल प्रोजेक्टर पर गिरा दी और उसे चलता हुआ छोड़ दिया, जिससे आग लग गई थी। कैसेंड्रा अब धीरे धीरे शैली को उसकी फैमिली के हर मेंबर से दूर करती जा रही है ताकि उसकी जगह वो खुद ले सके। फिर जब सभी दोबारा सो गए तो कैसेंड्रा अकेले में इस घर में अपना पास्ट याद करती है। कैसे साल 1971 में ये घर 3 लोगों की स्मिथ फैमिली का था। इनका हेड हेनरी स्मिथ खुद एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी मेडिकल कंपनी का फाउंडर भी था, जहां वो दुनिया को बदलने वाले अपने नए आविष्कार पर खोज कर रहा है। दरअसल वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जो कि इंसानों को मरने के बाद भी अमर बना सके और वे कभी मरे ही ना। लेकिन इसी के साथ वो कभी एक अच्छा फैमिली मैन नहीं रहा। वो हमेशा अपनी फैमिली पर हुक्म चलाता, बदतमीजी करता और अक्सर अपने बेटे को डांटता रहता क्योंकि उसका बेटा फुटबॉल खेलने से मना करता है, जो कि हेनरी के अनुसार एक मर्दों वाला गेम है। जबकि उसकी पत्नी कैसेंड्रा हमेशा अपने पति की सुनती रहती। वो अपनी फैमिली अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वो हमेशा कोशिश करती रहती कि हेनरी और उसका बेटा हमेशा खुश रहें। फिर एक दिन कपड़े धोते हुए कैसेंड्रा ने अपने पति की शर्ट पर लिपस्टिक का निशान देख लिया और उसे शक हो गया कि वो उसे धोखा दे रहा है। फिर जब उसे पता चला कि उसके पति ने अपनी कंपनी में एक नई असिस्टेंट रखी है और वो पिछले कई हफ्तों से बहुत देरी से घर आ रहा है, तो कैसेंड्रा एक रात उसे रंगे हाथों पकड़ने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाती है और उसने उन्हें पकड़ भी लिया। लेकिन वहां उसे पता चला कि वो तो उसके पति की असिस्टेंट और उसकी दोस्त थी, जबकि हेनरी तो दूसरे ऑफिस में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था जिसमें वो इंसानों को अमर करने वाली टेक्नोलॉजी की खोज कर रहा है। फिर अगले ही दिन वो अपने पति के साथ अपनी दोस्त से मिलती है, जो कि बहुत खुश थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई। हालांकि इस खबर से कैसेंड्रा बहुत उदास हो जाती है क्योंकि वो भी अपने दूसरे बच्चे को लेकर ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका मिसकैरेज हो गया और उसे इसका बहुत दुख है। अब प्रेजेंट में शैली अगली सुबह अपने घर पर नाश्ता बना रही थी, तो कैसेंड्रा जानबूझकर सिर्फ उसके ऑर्डर्स को इग्नोर करने लगती है, जबकि वो बाकी फैमिली मेंबर्स को खुश रख रही है। बाद में जब सब बाहर चले गए और शैली अकेली रह गई, तो उसके पास उसकी एक पुरानी दोस्त का फोन आता है। उनकी बातचीत के दौरान शैली अपनी दोस्त को बताती है कि कैसे बचपन में उसकी बहन उसे अलमारी में बंद कर दिया करती थी, जिसका डर आज तक वो भुला नहीं पाई है। और उसकी ये बात कैसेंड्रा ने सुन ली, तो वो अब शैली को ट्रिक कर एक स्टोर में सामान लेने भेजती है। फिर उसने जानबूझकर उसे वहीं लॉक कर दिया, जिससे शैली को पैनिक अटैक आने लगता है। वो कैसेंड्रा से भीख मांगती है कि वो उसे निकाल दे, लेकिन कैसेंड्रा उसे कोई रिप्लाई नहीं देती। कुछ देर बाद डेविड घर आता है और शैली को बाहर निकालकर उसे शांत करता है। वहीं उसे शैली की कहानी पर यकीन नहीं होता कि उसे कैसेंड्रा ने बंद कर दिया था, क्योंकि कैसेंड्रा ने तो तुरंत उसे इस इशू की रिपोर्ट कर दी थी कि शैली ने खुद को लॉक कर लिया है और वो जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रही। यानी कि फिर से कैसेंड्रा ने सारा इल्जाम शैली पर ही डाल दिया। और अब तो शैली को कंफर्म हो चुका है कि कैसेंड्रा जानबूझकर उसके पति को झूठ बोल रही है। तो वो डेविड को तुरंत अपने घर का स्मार्ट होम सिस्टम बंद करने को कहती है और उसे ये टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन डेविड इसके लिए मना कर देता है। उसका मानना था कि पहले भी घर में आग का लगना और अब शैली का खुद को लॉक करना, ये सब शैली खुद ही अपने मेंटल कंडीशन के चलते कर रही है। उल्टा कैसेंड्रा ने उन्हें 2 बार बचाया है, तो वे उसे बंद करने का रिस्क नहीं ले सकते। क्या पता शैली आगे क्या गड़बड़ कर दे। कम से कम कैसेंड्रा हर बार उन्हें अलर्ट कर देती है। शैली समझ गई कि कैसेंड्रा उसे जानबूझकर पागल साबित करना चाहती है और उसने अभी से फैसला कर लिया कि वो इस मामले को अपने हाथों में लेगी और पता लगाएगी कि इस घर के पिछले मालिक कौन थे, इस घर की हिस्ट्री क्या रही है और कैसेंड्रा और इस पूरी टेक्नोलॉजी का राज क्या है। शैली ने रियलाइज किया कि कैसेंड्रा अब अजीब तरह से उसका पीछा कर रही है, तो वो जल्दी से आर्काइव्स की ओर निकल गई ताकि आज से 50 साल पहले यहाँ रहने वाली स्मिथ फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढ सके। यहाँ उसे पता चलता है कि साल 1972 में कैसेंड्रा की एक भयानक बीमारी से मौत हो गई थी और फिर ठीक एक ही साल बाद उसके पति और इकलौते बेटे की भी
एक एक्सीडेंट में जान चली गई थी, यानी कि उनका पूरा परिवार एक साथ खत्म हो गया। लेकिन फिर कैसेंड्रा अब उस रोबोट के रूप में इस घर के सिक्योरिटी सिस्टम से कैसे जुड़ी है, ये बहुत बड़ा राज है जो कहानी में आगे खुलेगा। जबकि कैसेंड्रा तो अब छोटी जूनो को भी एक माँ की तरह अफेक्शन दिखाकर शैली से दूर कर रही है। शाम को फैमिली अब एक साथ टाइम स्पेंड करने लगती है। यहीं कैसेंड्रा भी आ गई, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो भी उन्हीं की फैमिली का हिस्सा है। वहीं शैली को ये अजीब लगा कि डेविड को इसमें कुछ गलत नहीं लगता। तभी बातों बातों में छोटी जूनो को लगने लगता है कि उसकी माँ कोई काम नहीं करती, कोई पैसे नहीं कमाती, ना ही वो अपने बच्चों का ध्यान रखती है। ये सारे काम उसने कैसेंड्रा पर छोड़ रखे हैं। ऊपर से पिछले दिनों पहले घर में आग लगा देना, वो तो अब उन्हें खतरा भी पहुंचाने लगी है। और अब ये सुनते ही शैली गुस्सा हो गई, क्योंकि कैसेंड्रा उसी के बच्चों को उसके खिलाफ भड़का रही थी। तो वो अब गुस्से में सारे टीवी पर कपड़ा ढकने लगती है ताकि कैसेंड्रा उन पर नजर न रख सके। फिर जब डेविड उसे समझाने आया तो शैली उसे सब बताने लगती है। जो कुछ उसे इस घर के पास्ट के बारे में पता चला था, वो उसे 2 कब्रें दिखाती हैं जहां इस घर की पुरानी फैमिली की मौत हुई थी। फिर वो उसे उसी टूटी हुई कार का फोटो दिखाती है जिसमें पास ही एक लाल रंग का रोबोट खड़ा था, और ये कैसेंड्रा ही थी जिसने उन्हें मारा था। हालांकि डेविड अब भी उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि शैली अपनी बहन की मौत के बाद उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है और वो कैसेंड्रा को जानबूझकर टारगेट कर रही है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक सिंपल सा कंप्यूटर प्रोग्राम भर है। लेकिन इसी रात जब शैली नहाने गई तभी कैसेंड्रा अचानक से उसके सामने आ जाती है और सरप्राइजिंगली वो शैली से कहने लगी कि अब डेविड, फिन और जूनो वे तीनों उसकी फैमिली है और उन्हें शैली की कोई जरूरत नहीं, वो जल्द ही उसे घर से निकाल देगी। शैली तो अब ये सुनकर जब तक चीख पाती तब तक कैसेंड्रा खुद ही डेविड को बता देती है कि शैली को एक और पैनिक अटैक आ रहा है और डेविड उसे शांत करने लगा। लेकिन अब तो शैली पक्का जिद कर लेती है कि डेविड को उसकी कसम है, उसे उसके लिए कैसेंड्रा को डीएक्टिवेट करना होगा और वो भी अभी। इस बार फिन उसकी इस हालत को देखकर उसकी बात मान ही लेता है और वो कैसेंड्रा को डिस्कनेक्ट करने के लिए बेसमेंट में चला गया। फिर सभी उसे डीएक्टिवेट कर वापिस से बेसमेंट में रख देते हैं। हालांकि से दोनों ही बच्चे बहुत नाखुश थे और वे शैली से ढंग से बात भी नहीं करते। डेविड अकेले में शैली से कहता भी है कि अब तो उन्होंने उसकी कैसेंड्रा को बंद करने वाली बात भी मान ली है, तो अब उसे भी उनकी बात मानते हुए खुद को एक डॉक्टर को दिखाना होगा। क्या पता उसे सच में कोई मानसिक बीमारी हो और वो गलती से बच्चों को ही कोई नुकसान न पहुंचा दे। शैली अपनी फैमिली की ओर देखती है जो कि अब कैसेंड्रा की वजह से उससे बहुत दूर जा चुके हैं। छोटी जूनो तो अब उसे डरना तक शुरू हो चुकी थी, तो शैली फाइनली डॉक्टर के पास जाने को मान ही जाती है। साथ में उसने बच्चों को दोबारा खुश करने के लिए कैसेंड्रा को दोबारा रिएक्टिवेट करने की परमिशन दे दी, जहाँ से साल 1971 का समय दिखाया जाता है जब असली कैसेंड्रा एक परफेक्ट पत्नी और माँ बनने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ हालात और भी खराब होते गए। उसका पति लगातार उसे और उसके बेटे को इग्नोर कर रहा था क्योंकि उसे अपना बेटा मर्द नहीं लगता। वहीं अब तो क्लास के बाकी बच्चे भी उसके बेटे को बुली करते, उसका मजाक उड़ाते। फिर कुछ ही समय बाद कैसेंड्रा को पता चल गया कि सच में उसके पति हेनरी का कैसेंड्रा की ही बेस्ट फ्रेंड एमी से अफेयर चल रहा है। जबकि कैसेंड्रा तो अब कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि उसका पति हेनरी सोसाइटी में बहुत ऊंचे ओहदे पर है, सो उसे इस धोखे के बावजूद हेनरी के साथ ही रहना होगा। अब तक घर की लड़ाइयों का असर उनके बेटे पीटर पर भी पड़ने लगा। अब उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, साथ में उसे क्लास के लड़कों द्वारा बुली किया जा रहा था, जिसे पीटर को एक दिन नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है और वो गुस्से में घर से अपने पिता की गन लेकर बाहर निकल गया। फिर जब कुछ देर बाद पीटर घर लौटा तो उसने अपनी माँ को बताया कि उसने उन्हीं तीनों बुली करने वाले लड़कों को गोली मार दी है। कैसेंड्रा तो इसे डर ही गई क्योंकि अब उसके पति के पास उसका बेटा भी उसके पास नहीं बचेगा, वो भी जेल चला जाएगा। तो कैसेंड्रा अब कुछ भी करके अपने बेटे को बचाने का फैसला करती है। वो सीधा उसी जगह पर गई जहां उसने लड़कों को मारा था। फिर उसने बॉडीज के अंदर से गोलियां निकालकर कैबिन में आग लगा दी और गन छुपा दी। कैसेंड्रा ने सारे सबूत मिटाकर अपने बेटे को बचा लिया। वहीं अब प्रेजेंट में शैली को ये सोचकर गुस्सा आता है कि कैसेंड्रा अभी भी उनके घर में मौजूद है, जबकि कैसेंड्रा का प्लान तो और तेजी से आगे बढ़ रहा था। डेविड अब बिना किसी शर्म के उसके सामने ही नहाने लगा है और कैसेंड्रा उसे फ्लर्ट करती मानो वो उसका पति हो। लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके पास इंसानों जैसे हाथ और शरीर नहीं है। ऊपर से वो तो अब पूरी तरह से शैली की जगह लेना चाहती है और वो भी हर तरह से, लेकिन वो उसकी इस मेटेलिक बॉडी के साथ पॉसिबल ही नहीं।
जबकि शैली को ना चाहते हुए भी डॉक्टर से मिलने जाना पड़ता है, वो भी तब जब उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। उसे तो कैसेंड्रा ने फंसाया था, इसलिए अब उसने अंदर से फैसला कर लिया कि वो ठीक कैसेंड्रा के ही जैसे उसे ही फंसाएगी, जैसे वो अब तक उसे फंसाती आई है। शैली अब घर आकर उस रोबोट की बेइज्जती कर देती है। उसने कैसेंड्रा को टोंट मारा कि वो कभी इंसान नहीं बन सकती, ना ही वो उसके पति की पत्नी या उसके बच्चों की माँ की जगह ले सकती है, क्योंकि उसके पास ब्रेन के अलावा और कुछ है ही नहीं। शैली जानबूझकर कैसेंड्रा को उकसा रही है ताकि वो कोई गलती करे और उसे डेविड के सामने उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करने का मौका मिल जाए। बाद में शैली अपनी बेटी से मिलकर उसे खूब प्यार करती है और यकीन दिलाती है कि वो उसका कभी बुरा नहीं चाहेगी। कैसेंड्रा ये सब देखकर समझ चुकी थी कि शैली उसका किया हुआ सब खराब कर रही है, तो उसे जल्द से जल्द शैली को इस घर से निकालना होगा। और अपने इसी प्लान के तहत अब कैसेंड्रा छोटी जूनो को बेड के नीचे से कुछ उठाने को कहती है। तो वहीं शैली को प्रेग्नेंट कैसेंड्रा की एक पुरानी फोटो मिल गई, और जब वो इस बारे में कैसेंड्रा से पूछती है तो कैसेंड्रा तो इस फोटो को देखकर कुछ देर के लिए ग्लिच करने लगी, मानो उसका कोई बुरा पास्ट उसे जुड़ा हो। और इसे याद कर कुछ समय के लिए उसका सर्किट उड़ जाता है, जिससे पूरे घर में ब्लैकआउट हो गया। अब अगली सुबह जूनो अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्कूल जाती है। फिर बीच में वो कैसेंड्रा के कहे अनुसार उसका सरप्राइज निकालती है, और ये तो वही बंदूक है जिसे कैसेंड्रा के बेटे ने 50 साल पहले गोलियां चलाई थी। इसे ही उसने कल रात जूनो को लेने को कहा था, क्योंकि इसके पीछे शैली का ही नाम आएगा। लकीली अब गोली चलने के बावजूद किसी बच्चे को चोट नहीं आती, लेकिन इस हादसे के बाद सभी पेरेंट्स जूनो को स्कूल से निकालने की बात करने लगे। शैली उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि वे उसकी बेटी को एक और मौका दें, और ये तो उसे भी नहीं पता कि उसकी बेटी के पास ये गन कहां से आई। लेकिन अब तक हर कोई उसे ही इस बात का गुनहगार मान रहा था। जूनो घर पर आकर इस हादसे के लिए कैसेंड्रा पर इल्जाम लगाती है कि उसे ये सब करने के लिए कैसेंड्रा ने क्यों कहा। लेकिन इस पर कैसेंड्रा अब गुस्से में जूनो से कहती है कि वो इस पूरे हादसे की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले, और उसे डरा देती है कि वो उनका सीक्रेट किसी को न बताए। शैली अब घर लौटने पर अपनी बेटी से पूछती है कि उसे गन उठाने के लिए किसने उकसाया था, लेकिन कैसेंड्रा ने यही बात डेविड के सामने इस तरह से पेश की जैसे शैली पागल होकर अपनी ही बेटी पर अटैक कर रही हो। अब तो डेविड को भी लगा कि शैली की ही गलती होगी। ऊपर से कैसेंड्रा अब सरप्राइजिंगली ऐलान कर देती है कि चूंकि शैली को उस पर शक है तो वो खुद ही अपने आप को बंद कर रही है। शैली तो इसी मौके की ताक में थी, और वो जल्दी से उस डिवाइस को बंद कर उसके मेन स्विच को ही तोड़ देती है, ताकि कंफर्म हो जाए कि कैसेंड्रा को अब कोई भी फिर से एक्टिवेट नहीं कर सकता, यानी कि अब वो हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो चुकी है। और यहाँ से कहानी वापिस से साल 1964 में जाती है, जब असली कैसेंड्रा अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी, और तभी वो अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली थी। लेकिन हेनरी तो हमेशा की तरह अपने बेटे को मर्द बनाना चाहता था। उसने अपने बेटे का डांस भी छुड़वा दिया, और वो उसे फुटबॉल खेलने की सलाह देता है। इतना ही नहीं, उसने तो अपने होने वाले बच्चे का जेंडर पता लगाने के लिए अपना बनाया हुआ एक अजीब सा डिवाइस का इस्तेमाल किया। लेकिन इसी से अनजाने में कैसेंड्रा रेडिएशन के संपर्क में आ गई। फिर तो जल्दी उसे ब्लीडिंग होने लगती है, और उसने दर्द से तड़पते हुए अपने बच्चे को खो दिया, और फिर उसे कभी और बच्चे पैदा नहीं हुए। अब प्रेजेंट में शैली अपनी बेटी जूनो के दोस्तों को अपने घर पर खेलने के लिए बुलाती है, ताकि जो बच्चे जूनो से डर रहे थे वे उसके दोस्त बन सकें। लेकिन जब वे खेल ही रहे थे तभी जूनो मॉनिटर पर कैसेंड्रा का चेहरा देखती है, यानी कि वो अब तक भी बंद नहीं हुई थी, और वो जूनो को कुछ कहती है, जिसके बाद जूनो उसके कहने के बाद अपने दोस्तों के साथ हाइड एंड सीक खेलने लगती है। और इसी बीच एक लड़की ओवन में छुप गई। शैली अब जल्दी से उसे देख तो लेती है, लेकिन वो चाहकर भी ओवन का दरवाजा खोल नहीं पाती। दरअसल ये सब कैसेंड्रा का एक ट्रैप था, और अब धीरे धीरे ओवन गर्म होने लगा, जिससे वो लड़की उनकी आंखों के सामने घायल हो जाती है। अब इस बार तो पुलिस इस बात का यकीन नहीं करती कि ये एक्सीडेंट था, क्योंकि ये पिछले एक हफ्ते में दूसरी बार हो रहा है। पुलिस को शक है कि शैली जानबूझकर और बच्चों को चोट पहुंचा रही है। पहले उसका अपनी बेटी को गन दे देना, और अब एक बच्ची को अपने ओवन में बंद कर देना, तो सभी इसके पीछे शैली को ही जिम्मेदार मानने लगते हैं। और अब तो शैली को जबरदस्ती से अभी कभी एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, यानी कि कैसेंड्रा का प्लान कामयाब हो चुका है, और उसने शैली को सक्सेसफुली अपने ही घर से बाहर निकाल दिया। वहीं जब डेविड, फिन और जूनो घर लौटते हैं तो बात करते हैं कि क्या शैली सच में ये सब कर सकती है। अब डेविड के साथ बच्चों को भी पूरा यकीन था,
कि इन सब के पीछे शैली नहीं बल्कि कैसेंड्रा का हाथ है। जूनो ने भी बताया कि उसे इसके लिए कैसेंड्रा ने भड़काया था, उसकी माँ शैली ऐसा नहीं कर सकती, जिससे डेविड को शक हो गया कि शैली तो शुरू से ही सच बोल रही थी। ये कैसेंड्रा ही जानबूझकर अब तक उसकी पत्नी शैली को फंसा रही है और वे उसे समझ ही नहीं पाए। जबकि अब कैसेंड्रा को रियलाइज हो गया कि फैमिली के तीनों मेंबर्स उस पर भरोसा नहीं करेंगे, तो अब वो घर को पूरी तरह से लॉक कर देती है ताकि इनमें से कोई भी यहाँ से बाहर ना निकल सके। डेविड घबराकर दरवाजा खोलने भागता है, लेकिन कैसेंड्रा ऑलरेडी सारे रास्ते ब्लॉक कर चुकी थी। वो धमकी देती है कि अगर वे चुपचाप नहीं बैठे तो वो पूरे घर को उड़ा देगी। ये पूरा घर उसी के कंट्रोल में है। डेविड को आज पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था, जो उसने अपनी पत्नी शैली पर यकीन नहीं किया। और चूंकि ये पूरा घर ऑटोमेटिक होने से अब सब कुछ कैसेंड्रा के ही हाथ में है, तो डेविड और उसके दोनों बच्चे कैसेंड्रा के कैदी बन चुके हैं। अब कैसेंड्रा ये सब क्यों कर रही है? डेविड के ये पूछने पर कैसेंड्रा उसे अपना पूरा पास्ट रिवील करना शुरू करती है। जब साल 1972 में उसके बेटे ने अपनी क्लास के 3 बच्चों को खत्म कर दिया था और उसने सारे सबूत मिटाकर अपने बेटे को बचा लिया, लेकिन इस हादसे के बाद तो उसका बेटा पीटर और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि अब वो कुछ भी कर सकता है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वहीं तब कैसेंड्रा की तबीयत समय के साथ बिगड़ती जा रही थी और उसने इस बारे में अपने पति हेनरी को बताया। वहीं उसे ये भी पता था कि हेनरी का उसी की बेस्ट फ्रेंड एमी से पिछले काफी समय से अफेयर चल रहा है। वो तो पिछले कई महीनों से कई रात उसी के घर रुकता। खैर फिर भी वो अपने पति हेनरी के साथ अगले दिन हॉस्पिटल गई और वहाँ उन्हें पता चला कि जो पहले हेनरी ने उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए थे, उसे कैसेंड्रा पर रेडिएशन का असर होने से अब उसे कैंसर हो चुका है, जिसका अभी तो मेडिकल साइंस के पास भी कोई इलाज नहीं और उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। कैसेंड्रा रोने लगी कि हेनरी के एक्सपेरिमेंट ने न सिर्फ उसे उसका बच्चा छीन लिया था बल्कि उसकी हेल्थ भी बर्बाद कर दी। ऊपर से उसे ये भी चिंता है कि हेनरी उनके बेटे पीटर का ध्यान नहीं रखता, तो पता नहीं उसके मरने के बाद उसके बेटे का क्या होगा। कैसेंड्रा अब अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और यहाँ से उसने फैसला कर लिया कि जो उसका पति हेनरी इंसानों को अमर बनाने वाली टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रहा है, वो उसे खुद पर आजमाएगी। फिर वो अमर बनकर हमेशा के लिए अपने बेटे और अपने घर का ध्यान रख सकती है। हेनरी भी इससे खुश हो गया क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट्स पर काम करने के लिए एक टेस्ट सब्जेक्ट मिल चुका था। वैसे भी कैसेंड्रा से उसने ना तो कभी प्यार किया ना ही कभी उसकी कदर की। सो अब हेनरी अपने प्रोसेस के तहत पहले कैसेंड्रा की इंसानी बॉडी को मारकर उसकी चेतना को एक मशीन की बॉडी में डाल देगा। फिर उसकी पूरी बॉडी तो मेटेलिक मशीन की होगी, लेकिन हेनरी उसके अंदर कैसेंड्रा का रियल ब्रेन ट्रांसफर कर देगा और वो अंदर से इंसान ही रहेगी। आने वाले कुछ ही महीनों में हेनरी ने अपने घर को एक स्मार्ट हाउस में बदल दिया ताकि कैसेंड्रा, जिसका ब्रेन एक रोबोटिक बॉडी में जाएगा, वो इसे कंट्रोल कर सके। वही कैसेंड्रा की इस एक्सपेरिमेंट में शामिल होने को लेकर कुछ शर्तें भी थी। पहली, ये पूरा घर उसी का होना चाहिए, जिसके बाद कोई भी किसी बटन से उसे कभी बंद ना कर सके और खुद को बंद करने की पावर खुद उसी के पास होनी चाहिए। इसके बाद हेनरी का एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से सफल हो गया और उसने सक्सेसफुली कैसेंड्रा की चेतना एक लाल रंग के रोबोट में डाल दी। कैसेंड्रा को लगा था कि वो ऐसा करके अपने बेटे, अपने घर, अपने पति की सुरक्षा कर रही है, लेकिन फिर उसे समय के साथ रियलाइज होने लगा कि अब उसकी बॉडी मशीन में बदलने से हेनरी ने उसकी ओर देखना तक बंद कर दिया है, मानो वो उसके लिए इंसान ही न बची हो। खुद उसका बेटा पीटर तक उसे एक नौकर की तरह मानने लगा, जिनके लिए कैसेंड्रा ने खुद को बदला। अब वे ही उसे कुछ नहीं समझ रहे। सो एक दिन कैसेंड्रा ने तंग आकर हेनरी और अपने बेटे पीटर दोनों को घर में ही बंद कर दिया। ऊपर से उसने हेनरी ने कहा कि वो आज के बाद उसकी दोस्त से कभी नहीं मिलेगा, जिसे इतने महीनों से उसका अफेयर चल रहा है। हालांकि हेनरी गुस्से में उसे हमेशा के लिए डीएक्टिवेट करने का फैसला करता है, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसी ने गलती से कैसेंड्रा को ये पावर दे दी थी कि उसे कोई भी बटन से बंद ही न कर सके, और अब वह खुद ही उसके जाल में फंस गया। फिर कुछ दिनों बाद खुद कैसेंड्रा की दोस्त हेनरी को ढूंढते हुए उसके घर पहुंची, क्योंकि वो उसे मिलने नहीं आ रहा था और सरप्राइजिंगली उसके साथ एक बच्चा भी था, जिसके बारे में कैसेंड्रा को पता चला कि न सिर्फ हेनरी उसे धोखा दे रहा था, बल्कि उसने तो उसी की दोस्त से एक बच्चा भी पैदा कर रखा था और ये सब उसने उसे छुपा कर रखा। कैसेंड्रा अब इसे आग बबूला होकर अपना पूरा मानसिक संतुलन खो बैठी और
और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पर ओवन के दरवाजे से हमला कर देती है। साथ में उसने बच्चे वाले स्ट्रोलर को सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया। वो अब हर किसी को पूरी तरह से खत्म करना चाहती थी। हर एक उस इंसान ने उसे अब तक धोखा ही दिया है। तो यहाँ से सभी मेंबर्स डर के मारे घर से बाहर निकलने लगते हैं और इसी दौरान गाड़ी से भागते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हेनरी और उनका बेटा पीटर तभी मारे गए। फिर तो कैसेंड्रा ने भी अपनी फैमिली की मौत से दुखी होकर खुद घर आकर अपनी मर्जी से अपने आप को डीएक्टिवेट कर लिया और अब वो पूरे 6 दशक के बाद ही जागी है। अब प्रेजेंट में डेविड उसकी कहानी सुनकर समझ चुका था कि चूंकि कैसेंड्रा के साथ आज से 56 साल पहले इतना बुरा हुआ था, उसकी खुद की फैमिली ने उसे ऐसा बना दिया, इसलिए वो अब उसकी पत्नी को रास्ते से हटाकर उसकी जगह लेना चाहती है ताकि उसे अपनी खोई हुई फैमिली फिर से मिल जाए। इसलिए वो 50 सालों के बाद फिर से एक्टिवेट हुई थी, लेकिन अब डेविड उसके लिए अपने परिवार को नहीं खो सकता। सो वो बाहर निकलने के लिए रोबोट पर वार करने लगता है, लेकिन जैसा कि होना ही था, कैसेंड्रा की नई बॉडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा उसने डेविड को घायल कर दिया ताकि वो उसे सीरियसली ले और आगे से उसके ऑर्डर्स को मना न कर सके। कैसेंड्रा अब डेविड, फिन और जूनो को अलग अलग कमरों में बंद कर उनसे उनके फोन छीन लेती है ताकि वे बाहर से मदद न मांग सके। जबकि दूसरी ओर शैली, जो कि अभी एक मेंटल हॉस्पिटल में बंद है, उसे अब चिंता होने लगी कि पता नहीं घर पर कैसेंड्रा उसकी फैमिली के साथ क्या ही करेगी। वो डेविड को फोन कर पूछती भी है कि क्या वे ठीक है, जिस पर डेविड ने कहा कि वो और उनके दोनों बच्चे छुट्टियों पर आए हैं और वे अभी उसे मिलने नहीं आ सकते। असलियत में उसे कैसेंड्रा ने होस्टेज बनाकर रखा था और डेविड को ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ा ताकि वो उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। डेविड अपने डरे हुए बच्चों को समझाता भी है कि अभी के लिए वे कैसेंड्रा की सारी बातें माने, वरना तो वो पागलपन में उन्हें चोट पहुंचा सकती है, जैसा उसने 50 साल पहले अपनी फैमिली के साथ किया था। लेकिन वे कैसेंड्रा के सामने ड्रामा कर अपने सीक्रेट प्लान को पूरा कर सकते हैं और वे कैसेंड्रा का ध्यान भटकाकर बाहर से मदद बुला लेंगे। फाइनली उनका प्लान काम करता है और छोटी जूनो ने चुपके से अपनी माँ को मैसेज भेज दिया कि वो उन्हें कैसेंड्रा से बचा ले। शैली भी इस मैसेज को देखकर समझ गई कि उसका परिवार खतरे में है। ऊपर से यहाँ से डॉक्टर्स उसे जाने नहीं देंगे और पागल समझेंगे। तो वो चुपके से रात को चाबियां चुराकर किसी तरह से हॉस्पिटल से निकलती है और वो अब अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हालांकि घर पर कैसेंड्रा अब डेविड के फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल कर पता लगा लेती है कि जूनो के मैसेज भेजने के बाद अब शैली हॉस्पिटल से भाग चुकी है और वो सीधा यहीं पर आएगी। तो कैसेंड्रा डेविड को मजबूर करती है कि वो शैली के घर में आते ही उसे अपने हाथों से मार दे, वरना तो वो बच्चों को खत्म कर देगी। और वो इस वीडियो को पूरे घर में लाइव स्ट्रीम कर रही है ताकि उनके बच्चे खुद से देखें कि उनका पिता उनकी माँ को मार रहा है। डेविड भी अपने बच्चों की खातिर शैली के अंदर आते ही उस पर हमला कर देता है। लकीली शैली उससे बच गई और वो खुद को अलमारी में लॉक कर लेती है। सरप्राइजिंगली इस अलमारी में उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाई देता है और वो छिपने के लिए उसे खोलकर अंदर चली गई। अब कैसेंड्रा को तो इस जगह का पहले से पता था, सो वो बड़ी आसानी से शैली को ढूंढकर उसके पेट में चाकू मार देती है। लेकिन तभी उनकी झड़प के बीच एक पर्दा हटने पर शैली को दिखा कि यहाँ तो एक कंकाल छिपा हुआ है और यहाँ से उसे एक बहुत बड़ा राज पता चलता है। असल में ये कंकाल कैसेंड्रा की बेटी का था। शैली को पता चला कि कैसेंड्रा की दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान उसने अपना बच्चा खोया नहीं था, बल्कि उसके पति ने अपनी बेटी के पैदा होने का सच बाहर की दुनिया से छुपाने का फैसला किया था। क्योंकि जब हेनरी कैसेंड्रा पर उसके प्रेग्नेंट होने के दौरान एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, तब रेडिएशन की वजह से उनकी बेटी एक म्यूटेंट पैदा हुई जो कि एक आम इंसान के बजाय एक राक्षस लग रही थी। सो तब उन्होंने अपनी बेटी को अपने ही घर के एक सीक्रेट कमरे में छुपा दिया, जिसकी मदद से वो बच्ची अपनी माँ को सिग्नल किया करती और कैसेंड्रा अपनी बच्ची की देखभाल करती। यानी कि कैसेंड्रा का पहले अमर बनकर रोबोट में जाने का फैसला वो उसने न सिर्फ अपने बेटे पीटर बल्कि अपनी बेटी के लिए भी किया था, क्योंकि उसे पता था कि उसके मरने के बाद उसका पति हेनरी कभी उनकी बेटी को नहीं संभालेगा। लेकिन फिर जिस दिन हेनरी और पीटर एक्सीडेंट में मारे गए, तब कैसेंड्रा पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी थी और उसने परेशान होकर अपनी बेटी को भी खत्म कर दिया और खुद भी डीएक्टिवेट हो गई। शैली अब ये सब जानकर कैसेंड्रा का दुख और दर्द समझ चुकी थी, तो वो कैसेंड्रा को सांत्वना देते हुए भीख मांगती है कि वो उसे उसकी फैमिली ना छीने। शैली ने आगे कहा कि कैसेंड्रा एक बहुत अच्छी माँ थी, लेकिन उसे किसी ने नहीं समझा। फिर भी अब ये उसकी फैमिली कैसेंड्रा की पुरानी फैमिली की जगह नहीं ले सकती और कैसेंड्रा को इस सच को स्वीकार करना होगा और उन्हें जाने देना होगा,
क्योंकि उसके बच्चों फिन और जूनो को अपनी माँ की जरूरत है। कैसेंड्रा इन बातों को सुनकर आज इतने सालों के बाद फिर से खुद को इंसान महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली ने उसे खुद को एक मशीन समझने पर मजबूर कर दिया था। सो अब वो फाइनली शैली और डेविड को उनके बच्चों के साथ घर से बाहर जाने देती है। और चूंकि इस घर से कैसेंड्रा की पुरानी दर्दनाक यादें जुड़ी थी, तो कैसेंड्रा अपने इस अमर होने के वरदान को त्यागते हुए खुद के साथ इस पूरे घर को एक ब्लास्ट में उड़ा देती है। उसके खुद के खत्म होने के साथ उसका दर्द भी खत्म हो गया। कई बार जीवन तभी सुंदर लगता है जब इसका कोई अंत हो, जबकि डेविड, शैली और उनका परिवार अब इस हादसे के बाद हमेशा एक साथ रहेंगे। और इसी होपफुल एंडिंग के साथ ये पूरी सीरीज यहीं पर खत्म हो जाती है। सो ये सीरीज आपको कैसी लगी? और ऐसी ही एक और यूनिक साईफाई सीरीज के लिए